हेलो मित्रों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही मित्र। कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आपका क्लास नहीं ले पाए मित्र। और आप लोग कैसे हैं। जितना हमने पढ़ाया था उम्मीद है आपने रिवीजन कर लिया होगा। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा बता दिया था। अब हम आज जो है आपको नए चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो भी समस्या हो, जो भी समझ में ना आए, जो भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, आप उस पे जाके आप कमेंट करिए, बताइए। और इसी YouTube में ही मैसेज करके आप बता सकते हैं कि क्या जो भी समस्या है आप बताइएगा। तो मित्र, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म, तो अभी एक नई सभ्यता, ये रीट के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो अब ये वैदिक सभ्यता एक नई सभ्यता है, इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे आपको। जो ये वैदिक सभ्यता है मित्र, ये हमें इसकी जो जानकारी मिलती है आर्यों से होती है। जैसे आर्य थे, जिन्हें आर्य को जो है हम विद्वान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कह सकते हैं। तो ये लोग जो भारत में आए हैं, तो इन्होंने जो है जो नई सभ्यता का जो किया है, तो वो सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। तो इन आर्यों के बारे में जानकारी हमें मित्र तमाम इसका विवादास्पद है, विद्वानों ने अलग अलग बताया है। तो कुछ हम जैसे नदियों के माध्यम से, क्षेत्रों के माध्यम से, पहाड़ों के माध्यम से, कुछ जैसे हमें ऋग्वैदिक कालीन में जानकारी मिलती है, तो उसी हिसाब से हम इसको बताएंगे आपको कि कौन सी किस नदी से मिलने से तुलना होती कि नहीं, ये आर्य यहीं से रहने वाले थे। पहाड़ और उसके जो मिले हैं उसी से हमें पता चलेगा कि ये यहाँ रहते थे। तो वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और मित्र, जैसा कि जो ऋग्वेद है, जो हमारा जो वैदिक सभ्यता है, इसका जो काल विभाजन है, इसका जो काल है, हमें पता चलता है ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हमें पता चलता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। और ये वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, और इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि ऋग्वैदिक सभ्यता का जो है काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो हम पहले तो ये देखेंगे। तो और मित्र, जैसा कि हमने ऋग्वैदिक पहले तो हम आज ये जानेंगे कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, उनके बारे में हम जो है आज जानेंगे मित्र। और देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ मित्र, जैसा कि हम आज जो है आर्यों के बारे में जानेंगे, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद पूरा जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर वैदिक सभ्यता। और ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें पढ़ना क्या, हमने इतिहास जानने के पिछले वीडियो में आप देखिएगा, जो है यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, हिस्ट्री वाला जो खोलेंगे उसमें जो पढ़े हैं, उसमें जो इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत थे, तो उसी में मित्र हमने वेदों को, 4 वेदों को बढ़िया से डिटेल से बताया है। तो उसको हम यहाँ नहीं बताएंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम आपको इन मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक दशा होती है, आर्थिक दशा इनकी क्या थी और राजनीतिक दशा क्या थी, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल आपको पूरा बताएंगे। तो आइए हम आज देखते हैं आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। तो जैसे आर्यों के बारे में हमने बताया, इनकी जो हम आर्यों के बारे में जो भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो नदियों के माध्यम से, जैसे हमें और जो ये
ऋग्वैदिक काल है, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें ऋग्वेद से ही मिलती है मित्र। और जो उत्तर वैदिक काल है, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणगण, आर्यक, उपनिषद, पुराण, इन सब चीज़ों से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इन नदियों के बारे में, जैसे अभी तक हमें वैदिक सभ्यता में लगभग जो जानकारी मिलती है, हमें 31 नदियों की जानकारी मिलती है मित्र, 31 नदियों की जानकारी मिलती है। और इन नदियों में ऋग्वेद से हमें 25 नदियों की जानकारी मिलती है, और उत्तर वैदिक काल से हमें 6 नदियों की जानकारी मिलती है। तो इन नदियों से जानकारी मिलने की वजह से पता चलता है कौन सी नदी क्या था, तो उससे भी उल्लेख मिलता है कि नहीं आर्य रहे होंगे, आर्य ये चीज़ जो है। तो इसके जो सिंधु नदी है मित्र, सिंधु नदी का जो है उल्लेख वैदिक काल में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो सिंधु नदी का उल्लेख वैदिक काल में सबसे अधिक बार हुआ है। सरस्वती नदी का, जो सरस्वती नदी मिली था, इसको सबसे पवित्र नदी कहा जाता था। और जो बिपसा नदी मिला था, इसे जो है, इनके जो नदियाँ पहले थे और वर्तमान में, पहले तो जो ये पहले जो था इसको विपाशा कहा जाता था, जो ब्यास नदी है। और जो बितस्ता नदी है, ये झेलम नदी को कहा जाता था। और अस्किनी नदी चेनाब नदी को कहा जाता था। और ये परुशड़ी नदी रावी नदी। ये नदियों को बताने का कारण हम आपको अभी बताएंगे आगे। ये 7 नदियाँ थी और जिसको कहा जाता है कि सप्त संधव प्रदेश, मतलब ये 7 नदियों का जो प्रदेश था, बसा हुआ था, उसको सप्त संधव प्रदेश कहते हैं। तो इसी सप्त संधव प्रदेश में जो है, इसी सप्त संधव प्रदेश में ऋग्वेद की जो है रचना यहीं से आर्यों द्वारा की जाती है। तो इन नदियों से हमें ये जानकारी मिली कि इस 7 नदियों की जो सप्त संधव प्रदेश था, ये आप जैसे हमने थोड़ा सा नक्शा बनाया है भारत का, तो समझने के लिए आपको बस छोटा सा बना दिया। जैसे यहाँ सप्त संधव, यहाँ से 7 नदियाँ निकलती थी और ये यहीं जो है इन्हीं प्रदेश ऐसे बताया गया है। तो आर्यों ने जो है, ये जो क्षेत्र है पूरा, यहीं जो है ऊपर का जो भारत का क्षेत्र है, यहीं जो है आर्यों के बारे में यहीं से हमें जानकारी मिलती है। और आर्य जो है इसी सप्त संधव प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद को जो लिखा गया था, इसी सप्त संधव प्रदेश में लिखा गया था। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि आर्य इसी नदियों के किनारे बसे थे। अब पहाड़ को हम देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में पहाड़ों से हमें क्या जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमने बताया है, आप बता रहे हैं, आपको जानकारी भी होगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है हिमालय की चोटी मूजवंत मिलती है, मूजवंत चोटी मिलती है। और इसी चोटी पे मित्र जो है, इसी चोटी पे हमें मूजवंत चोटी जो है 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल के हिमालय की चोटी मूजवंत मिलता है। यहीं से जो है आर्यों को जो है सोम रस की प्राप्त होती। सोम रस उनका पेय पदार्थ था, जिसे आज के ज़माने में हम लोगों का ये मादक पदार्थ था। इसकी पूजा भी होती थी उस समय ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में। तो ये आर्यों को यहाँ से हमें 9वें मंडल के हिमालय की चोटी मूजवंत है, वहाँ से हमें यही मूजवंत चोटी से हमें सोमरस की प्राप्त होती है। और ये जो सोमरस था आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हिमालय की 2 चोटियाँ मिली थी। एक था का कंचन मैना और एक था चित्रकूद। यहाँ से भी उत्तर वैदिक काल हिमालय की चोटी मिलता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता जो आर्य थे, इनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी। और फिर आते क्षेत्र देखते हैं कि इन क्षेत्र से क्या होता है। तो आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था मित्र, वही हमने बताया, आर्यों का जो प्रारंभिक स्थान था ये सप्त संधव प्रदेश था। तो यहाँ सप्त संधव प्रदेश था। और ये सप्त संधव प्रदेश में जैसे कुछ और प्रदेश थे, ये आधुनिक नाम हमने लिखा है, जो अपने मतलब आर्यों का जो था, जो क्षेत्र मिल के जो बने हुए थे क्षेत्र उनके, उसका मैंने आधुनिक नाम लिखा है। तो जैसे ये हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, ये हरियाणा, मेरठ, दिल्ली का जो क्षेत्र था उसको कुरुक्षेत्र कहते थे।
वो कुरुक्षेत्र कहा जाता था। और हिमालय, विंध्य पर्वत, इसको मध्य देश कहा जाता है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश है। और गंगा प्लस यमुना जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है इसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो जैसा कि ये देखिए, ये गंगा यमुना जो क्षेत्र है यही जो है मध्य देश इसको कहा जाता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के क्षेत्र को, यही जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है, इतना क्षेत्र जो था ब्रह्मर्षि था और ब्रह्मर्षि देश था, नहीं आर्यावर्त, सॉरी, ये क्षेत्र जो था इसको आर्यावर्त इन्होंने नाम दिया। और जो हिमालय और ये मध्य का था, इसको कुरुक्षेत्र नाम दिया गया। तो इससे हमें जो है नदियों से, पहाड़ से और क्षेत्रों से ये भी पता चलता है कि आर्य कहीं ना कहीं यहीं के रहने वाले थे। और आर्यों की उत्पत्ति के बारे में मित्र विवाद है। जैसा कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में ये कंफर्म कोई नहीं बता पाया है, लेकिन उसमें कुछ विद्वान हैं, विद्वानों का मत है, कुछ मतलब भारत के विद्वान हैं, कुछ विद्वान विदेशी विद्वान हैं, उन लोगों के माध्यमों से जो है जिन्होंने जो बताया है उसको आइए हम देखते हैं। जैसे आर्यों की उत्पत्ति, अब डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने जो बताया था, ये सप्त सिंधु प्रदेश बताया था। इसको बस आप इसको याद नोट कर लीजिए, बस इसको आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। जितना हम पॉइंट टू पॉइंट जितना भी लिखाए हैं इसको अभी एक बार और समझा देंगे, फिर उसके बाद आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके एक पतली सी कॉपी में आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको पढ़ने में सुविधाजनक हो, किताबों में ढूंढना ना पड़े। ये जो मैं बताता हूँ, लिखाता हूँ, एक किताबों नहीं, क्या 2-3 किताब नोट्सों से मिलकर सारे जो है मेन जो परीक्षा में आए हैं, जो आने की संभावना, जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सब सिंधु प्रदेश बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे उत्तरी ध्रुव बताया है। और डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है तिब्बत बताया था। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मित्र, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? आप कमेंट करके बताइएगा हमें। और मैक्स मूलर जो है, इन्होंने आर्यों का जो बताया था क्षेत्र, ये बताया था कि ये आर्य जो आए हुए थे ये मध्य एशिया से आए थे और यही जो है सर्वमान्य मत है। यही मैक्स मूलर द्वारा जो बताया गया है, मध्य एशिया का क्षेत्र, जैसे मैंने आपको समझाया वहाँ पे भारत के वहाँ नक्शे के पास, तो यही क्षेत्र जो है ज़्यादा सर्वमान्य क्षेत्र है। तो ये मैक्स मूलर ने ये बताया मध्य एशिया यही सर्वमान्य है। आप इसको बस ये परीक्षा में ऐसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि जैसे एक तरफ विद्वानों का नाम दे देगा, दूसरी तरफ क्षेत्र दे देगा, तो उसमें पूछेगा आप ऐसे मिलाइए। अब जैसे संपूर्णानंद के सामने दे दिया उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर के तिलक के सामने दे दिया सप्त सिंधु, दयानंद सरस्वती के सामने मध्य एशिया, मैक्स मूलर के सामने तिब्बत। तो आपको जब पता रहेगा, ये चीज़ रटा रहेगा, तभी तो आप मिला पाएंगे। तो वही चीज़ है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा और पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और विदेशी कुछ हैं जो ये स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, गार्डन चाइल्ड है, इन्होंने दक्षिणी रूस बताया है। और ये हैं गाइल्स महोदय, ये हंगरी का क्षेत्र बताया, जो हंगरी यूरोप में है। तो अपने अपने अनुसार विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, लेकिन मित्र सबसे प्रमुख जो है वो मध्य एशिया है। तो इतना आप लोग एक बार हम हट जा रहे हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका और इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। तो इतना आज हमारे को जो है उत्पत्ति के बारे में आपको बताए हैं। फिर अब अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें हम आर्यों मतलब आर्यों की जो सामाजिक दशा क्या थी उसके बारे में बताएंगे। तो आइए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। जैसा कि वैदिक सभ्यता जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो हमें ऋग्वैदिक समाज के बारे में जो भी जानकारी ऋग्वैदिक जैसे ऋग्वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, इसकी जानकारी का मात्र एक स्रोत है ऋग्वेद।
तो ये हमें जानकारी का स्रोत इसका जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से ही हमें पूरी जानकारी जो है आर्यों के बारे में जो है ये ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी जो हमें मिलती है तो वो ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक का जो है उसमें वो जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और ये स्मृतियाँ, वेदांग, ये सबसे जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो आर्यों को जो भौगोलिक दशा थी, भौगोलिक दशा से अनुसार हम पता करते हैं। कैसे पता चलता है? तो नदियों के माध्यम से। ऋग्वेद में जो नदियों की संख्या वैदिक सभ्यता में पूरे बता रहा हूँ कि जितनी भी नदियाँ आई उसमें सब 31 नदियों का उल्लेख हमें मिला है, और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिला है मित्र, और उत्तर वैदिक में हमें 6 नदियों का मिला है। और इनकी जो 7 नदियाँ थी, सबसे प्रमुख 7 नदियाँ थी, उस 7 नदियों को जो क्षेत्र को कहा जाता था वो सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, और सप्त सिंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो इसलिए हमने आपको 7 नदियों को बताया है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मिलाने के लिए पूछा जाता है। और ये जो नदियों का नाम है ये जो है उस समय ऋग्वैदिक काल के नाम थे, और इसके आधुनिक नाम ये हैं जो वर्तमान समय में। तो सबसे जो प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी उनकी थी वो सिंधु नदी थी, और जो सबसे पवित्र नदी का वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में तो वो पवित्र नदी जो थी सरस्वती नदी थी। और इन नदियों जैसे शतुद्री नदी थी उसको सतलज कहा जाता है वर्तमान में, विपस्सा को ब्यास कहा जाता है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है, अस्कनी को चेनाव कहा जाता है, परुषड़ी को रावी कहा जाता है। इसको बस ऐसे याद कर लीजिए। अभी 3-4 नदियाँ और है, जब हम बताएंगे आगे तो उसमें और बताएंगे आपको। बस इतना भी आज हमें सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी लेनी थी, तो ये 7 नदियों को हमने बताया है। और ये जो नदियों के जो क्षेत्र है इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, जहाँ हमें ऋग्वेद की रचना आर्यों ने यहीं पे सप्त सिंधु प्रदेश में रह के किया था। आइए देखते पहाड़ से जो ऋग्वेद के 9वां मंडल है, ऋग्वेद के 9वां मंडल है, वहाँ से हिमालय की चोटी एक मुजवंत है, वहाँ से सोमरस प्राप्त करते थे। और ये जो सोमरस था ये वैदिक सभ्यता का आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था, और सोमरस की पूजा भी होती थी। लोग इसको पीते थे मनोरंजन के लिए, जैसे आज का ये हो गया दारू शराब, यही सब जो था उसी प्रकार। अरे भांग को मान लीजिए, भांग जैसे हो गया, उसी टाइप का ये पेय पदार्थ था। उत्तर वैदिक काल में 2 हिमालय की चोटियाँ मिली हमें, कंचनमैना और त्रिकूट, ये इससे भी पता चलता है। और क्षेत्रों में जो था, क्षेत्र में जैसे ये आधुनिक मैंने नाम लिखा उसको, उस समय इन क्षेत्रों को मिलाकर उस क्षेत्र को आर्य लोग क्या कहते थे वो चीज़ है। तो आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था हमने बताया ये सप्त सिंधु प्रदेश था, यहाँ इन्होंने ऋग्वेद की रचना की। अब हरियाणा, मेरठ, दिल्ली का जो क्षेत्र था उसको कुरुक्षेत्र कहा जाता था, और हिमालय और विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र था वो मध्य देश कहलाता था, और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मर्षि कहलाता था, और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था वो आर्यवर्त कहलाता था। वहाँ हमने आपको थोड़ा बताया था। और फिर इतना हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गए, क्षेत्र। अब आर्यों की उत्पत्ति कहाँ, विद्वानों का मत जो है, मतभेद है, तो तमाम विद्वानों ने क्या क्या बताया इसको, तो आप बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। इस नदी को क्या कहते हैं, कौन सी प्रमुख नदी थी, कौन सी पवित्र नदी थी, और आधुनिक नाम क्या है इसके, ये चीज़ आप इसको याद करिए। और ये आर्यों की उत्पत्ति जैसे संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सिंधु प्रदेश बता दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र बताया है, और मैक्स मूलर ने जो है मध्य एशिया बताया, जो सर्वमान मत है यही। स्टुअर्ट पिगट महोदय और गार्डन चाइल्ड महोदय ने दक्षिणी रूस बताया है, और गार्डन चाइल्ड जो है हंगरी क्षेत्र बताया है। तो मित्र, आज ये जो था हमने ऋग्वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। हमें क्या जानकारी, आर्यों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, जो भी जानकारी थी। अब जो भी और भी जानकारियाँ जो होगी उनके बारे में, सारा सामाजिक दशा उनकी जो है, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा से हमें पता चलेगा ये लोग कैसे थे, क्या करते थे, कौन सा जीवन था। वैसे आर्य शब्द जो है कहा जाता है कि इसका जो अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान या कुलीन व्यक्ति होता, मतलब होता था
आर्य का। तो आर्य अब आएंगे, उनके रहने सहने सारी चीज़ें जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ओके मित्रों, जैसा कि आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप इसका जो है जितना भी हम बताते हैं पतली सी कापी लेके आप नोट्स बैठा करिए, उसको नोट करते जाइए। तो ठीक है मित्र, अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।